नरसंहार वाली रात से ठीक 2 दिन पहले पुलिस ने 12 गांव जाकर एक एक घर की तलाशी ली थी। गांव के ज्यादातर घर भूमिहारों के थे। जाहिर सी बात है, गांव की जमीनें भी ज्यादातर उनकी ही थी। नक्सली प्रभाव अपने चरम पर था, तो सुरक्षा के लिए लगभग सभी घरों में वैध अवैध हथियार थे। 2 दिन पहले सर्च अभियान चलाकर पुलिस ने सभी ग्रामीणों के लाइसेंसी और देसी हथियार जब्त कर लिए थे। गांव के नजदीक ही एक पुलिस चौकी थी, उसे भी नरसंहार से ठीक पहले हटा दिया गया था। यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया। यह आरोप बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र और पूर्व सीएम भागवत झा आजाद ने 12 फरवरी 1992 में 12 गांव में हुए भूमिहारों के नरसंहार के बाद लालू यादव सरकार पर लगाए थे। इस आरोप की वजह शायद इस विभत्स नरसंहार को अंजाम देने वाले नक्सल कमांडर के नाम में छिपी थी। किसने अंजाम दिया था इस नरसंहार को? क्या वजह थी इस खूनी खेल के पीछे? और लालू यादव सरकार पर लगे ये आरोप क्या सच थे? नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं द लैम्प। लालू यादव को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बने ठीक 1 साल 11 महीने 2 दिन हुए थे। तारीख थी 12 फरवरी 1992 और जगह बिहार के गया जिले का 12 गांव। करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कुल 50 घर थे। इनमें सबसे ज्यादा 40 घर भूमिहारों के थे। ज्यादातर जमीनें भी उन्हीं की थी। रात 9:30 बजे का वक्त था। ज्यादातर लोग खा पीकर सो रहे थे। अचानक लोगों ने अपने अपने घरों के भीतर से बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज दी। घरों के बाहर बंधी गाय भैंसे खूंटा तोड़कर भागने लगी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार दर्जनों धमाके हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। करीबन 500 लोगों की भीड़ एमसीसी जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गांव की तरफ आ रही थी। एमसीसी यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, यह माओवादियों का प्रतिबंधित संगठन है। लोग अंधेरे में ठीक से कुछ समझ पाते उससे पहले ही भीड़ पूरे गांव को घेर चुकी थी। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी, गरासा और केरोसिन तेल के डब्बे थे। भीड़ में से कुछ लोग पुलिस के वर्दी में भी थे। तभी भीड़ के बीच से 40-50 साल का एक हट्टा कट्टा शख्स सिर पर गमछा बांधते हुए जोर से चिल्लाया, केवल मर्दों को मारना है, महिलाओं और बच्चों को हाथ मत लगाना, और ध्यान रहे अपनी जाति के लोगों को हाथ नहीं लगाना है। भीड़ से एक आवाज आई, पर अपने लोगों को पहचानेंगे कैसे? किरानी सर्द आवाज में बोला, सबको एक जगह ले जाकर मारना है, जाति पूछ पूछ कर। चलो अब समय बर्बाद मत करो, शुरू हो जाओ। भीड़ गांव वालों पर टूट पड़ी, दरवाजे तोड़ने लगी। लकड़ी के दरवाजों पर कुल्हाड़ी से हमला कर चीर दिए गए। जो दरवाजे नहीं कटे उनकी कमजोर दीवारें गिरा दी गई, और जो दरवाजे लोहे के और दीवारें पक्की थी उन्हें डायनामाइट लगाकर तोड़ दिया गया। हर तरफ धुआं, धमाके, नारे और चीखें सुनाई दे रही थी। नक्सली घरों में घुस घुस कर तलाशी लेने लगी। थोड़ी देर बाद एक नक्सली भागते हुए कमांडर के पास आया और बोला, किरानी काका, साले सब पता नहीं कहां छिप गए हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, फायरिंग चालू कर दे क्या? किरानी झुंझला कर बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे तो अपने लोग भी मारे जाएंगे। कितनी बार कहूं कि चुन चुन कर मारना है। फिर थोड़ा रुककर कुछ सोचने लगा और अचानक बोला, एक काम करो, इनके घरों में आग लगा दो, खुद ही भागने लगेंगे हरामजादे। हमलावर भीड़ को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। नक्सलियों ने केरोसिन के डिब्बे उठाकर घरों में छिड़कना शुरू कर दिया और फिर आग लगा। जो लोग अंदर घरों में छिपे थे उनके लिए छिपे रहना मुमकिन नहीं बचा रहा। आग की तपिश और धुएं की घुटन से मजबूर होकर वो सब बाहर निकलकर भागने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब के सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उनकी हालत एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली हो गई थी। गांव वाले को भागते देख एक नक्सली ने जोर से चेतावनी दी, अरे भागो मत वरना गोली मार देंगे। हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम बस एक आदमी की तलाश में हैं। हमें पता है वो गांव के किसी घर में छिपा है, बस उस आदमी का पता बता दो, हम उसे लेकर लौट जाएंगे। लेकिन भीड़ ने दहशत में भागना जारी रखा। इसके बाद खुद कमांडर किरानी यादव ने घूम घूम कर मेगाफोन में बोलना शुरू कर दिया, हमें सिर्फ रामाधीर सिंह और हरिद्वार सिंह से मतलब है,
सुन लो गांव वालों, दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम किसी और को मारने नहीं आए हैं। गांव वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, काका हमें नहीं पता रामाधार कहाँ है, वो तो बहुत दिनों से गांव भी नहीं आया। हवा में फायरिंग करते हुए एक नक्सली गुस्से में बोला, हरामखोर, तुम सब झूठ बोल रहे हो, हमको पता है दोनों गांव आए हुए हैं और तुम सब लोग रामाधार को छुपा कर रखे हो। गांव वालों ने कहा, काका आप लोगों को गलत सूचना मिली है, रामाधार बहुत समय से गांव नहीं आया। तभी पुलिस की वर्दी पहना एक नौजवान बोला, अरे रस्सी लाओ, हाथ बांध दो हरामियों के और ले चलो नहर के पास, वही मुंह खोलेंगे ये सब अब। नक्सली भीड़ जिस रामाधार सिंह की तलाश में गांव में घुसी थी, वो रामाधार सिंह भूमिहारों की निजी सेना एसएलएफ यानी सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का कमांडर था। पूरे इलाके में रामाधार सिंह डायमंड नाम से मशहूर था। दूसरा व्यक्ति जिसकी तलाश नक्सली कर रहे थे वह हरिद्वार सिंह। हरिद्वार सिंह रामाधार सिंह का सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साथी था। वह हर वक्त साय की तरह रामाधार के साथ रहता था। जब नक्सलियों को गांव वालों से रामाधार सिंह का पता नहीं चला तो वो उन्हें बांधकर गांव के बाहर नहर किनारे ले गए। करीब 100 गांव वाले उनकी गिरफ्त में थे, जिनकी जिंदगी और मौत अब इन नक्सलियों के हाथों में थी। घर के पुरुषों को बचाने की उम्मीद में पीछे पीछे महिलाएं भी दौड़ पड़ी और नक्सलियों से रोते गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हमारे बेटों को छोड़ दो, हमारे भैया को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पिता को छोड़ दो। महिलाओं को पीछे आता देख एक नक्सली गुस्से में बोला, हमें सिर्फ रामाधार और हरिद्वार से मतलब है, हम उनकी पहचान करके बाकी लोगों को छोड़ देंगे, तुम सब भागो यहां से। लेकिन महिलाओं को नक्सलियों की बातों पर भरोसा नहीं था, वो पीछे पीछे चलती रही। कमांडर ने उन्हें रोकने का आदेश दिया, फिर 20-25 नक्सली वापस मुड़े और महिलाओं को धक्के मारते वापस भेजने लगे। कहा जाता है कि कुछ नक्सलियों ने महिलाओं की इज्जत लूटने की भी कोशिश की। उनके कपड़े फाड़ डाले गए, जिसके बाद महिलाएं वापस गांव लौट गई। नहर किनारे जहां कुछ देर पहले तक सिर्फ पानी की कलकल और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां नक्सलियों की पूछताछ और मर्दों के गिड़गिड़ाने की आवाज गूंजने लगी। नक्सलियों ने गांव के सारे पुरुषों को लाइन में खड़ा कर दिया। सबके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधे हुए थे। नक्सल कमांडर किरानी यादव एक एक करके सबके पास गया, टॉर्च जलाकर एक एक आदमी का चेहरा देखने लगा, फिर जोर से चिल्लाया, सच सच बता दो रामाधार कहां है, वरना सबको उड़ा दूंगा। गांव के लोगों ने बेसहाय आवाज में कहा, हम नहीं जानते काका, चाहे किसी की कसम दिला दो। किरानी के चेहरे पर मायूसी और क्रोध दोनों झलकने लगे थे। वह थोड़ी देर खामोशी से खड़ा हुआ सोचता रहा, फिर अचानक गांव वालों की ओर मुंह करके बोला, तुम लोगों में से कौन कौन भूमिहार नहीं है? 3 आदमी एक साथ बोल पड़े, काका हम लोग भूमिहार नहीं है, ब्राह्मण है। नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया। ये 3 किस्मत वाले आदमी थे, बुधन सिंह, सतीश सिंह और बुंदा सिंह। यह तीनों ही भूमिहार थे, लेकिन नक्सलियों को धोखा देने में कामयाब रहे। इसके बाद 3 और लोग नक्सलियों ने छोड़ दिए, एक ब्राह्मण और 2 दलित। 6 लोगों को अभयदान मिलता देख सुरेश सिंह नाम का एक ग्रामीण बोला, काका मैं जाति से भले भूमिहार हूं, लेकिन एमसीसी से ही जुड़ा हूं, कॉमरेड हूं। आप लोगों वाली ही विचारधारा मेरी भी है, मुझे तो जाने दो। सुरेश सिंह की बात सुनकर ठहाके लगाते हुए किरानी बोला, भूमिहार और एमसीसी, पागल समझे हो क्या हमें? इसे ठीक से बांध कर रखो, इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब रात के 10:30 बज चुके थे। एक तरफ असहाय ग्रामीण हाथ बांधे खड़े थे और दूसरी तरफ नक्सली हाथों में हथियार लिए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कसाईयों के सामने निरीह पशु खड़े हो, जिनकी गर्दन कभी भी उतारी जा सकती है। शांत खड़ा किरानी अब एक गहरी सांस लेते हुए एक नक्सली से बोला, एक चिलम जलाकर ला तो, शरीर में गर्मी नहीं आ रही। एक नक्सली ने उसे चिलम जलाकर दे दी। लंबा कश लेते हुए किरानी बोला, सुनो सब, इन सब हरामियों का गला काट दो, कोई तो रामाधार होगा और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, एक को भूमिहार बचना नहीं चाहिए। नक्सली तो जैसे आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 30-40 नक्सलियों ने कुल्हाड़ी और गड़ासा लेकर लाइन से लोगों का गला रेतना शुरू कर दिया। एक की गर्दन कटी तो दूसरा कांप गया, दूसरे की कटी तो तीसरा चीख उठा। बेटे के सामने पिता और पिता के सामने बेटे का गला काट डाला गया। जिनका गला नहीं कटा उन्हें गोली मार दी। नहर की पट्टी खून से लाल हो गई। पूरा इलाका चीखों से दहल रहा था और दूर खड़ी महिलाओं तक उनकी चीखें पहुंच रही थी। महिलाएं रोने लगी और उन्हें देखकर मासूम बच्चे भी बिलखने लगे।
सामने निश्चित मौत देखकर कुछ लोगों ने बंधे हुए हाथों से ही खेतों की तरफ भागने की कोशिश की। हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। अंधेरे का फायदा उठाकर 15-20 लोग तो जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन उनमें से 4 लोगों को गोली लग गई और वो गिर पड़े। किरानी गुस्से से उन चारों के नजदीक गया और चारों की छाती में बंदूक सटाकर गोली मार दी। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो एक नक्सली के हाथ में पकड़ा गरासा लेकर उन चारों का गला रेत दिया। इसी बीच लाइन से पड़ी लाशों के बीच खड़ा एक आदमी चीख उठा, काका मैं तो यादव हूं, आप ही के जाति का, मुझे तो जाने दो, मैं तो केवल दही लेकर आया था इनके घर। एक नक्सली ने बंदूक की बट से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया और वह गिर पड़ा। झूठ बोलता है हरामी कहकर एक नक्सली ने गरासा उठाया और उसका गला काटने ही वाला था कि किरानी ने उसे रोक लिया। किरानी फिर तेज कदमों से खुद को यादव बताने वाले उस आदमी के पास गया, उसका कुर्ता फाड़ा और देखा कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं। जब जनेऊ नहीं दिखा तो उसे उठाया और गाली देते हुए बोला, जल्दी भाग जा साला, फिर कभी इन भूमिहारों के यहां दिख नहीं जाना। वह उठा और सरपट गांव की तरफ भाग गया, लेकिन यह आदमी भी यादव नहीं था, वो भी इसी गांव का भूमिहार था, जिसने अंतिम समय में बस एक दांव चला जो सफल रहा और उसकी जान बच गई। इसके बाद नक्सलियों ने आंख बंद करके बाकी बचे लोगों की गर्दन पर दोनों हाथों से कुल्हाड़ी और गरासा चलाना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक चले इस खूनी खेल में नक्सलियों ने बचे हुए दर्जनों लोगों का गला रेत दिया। फिर किरानी ने एक एक लाश को उलट पलट कर देखा। जिस लाश में जरा भी हरकत दिखी उसे पहले गोली मारी और फिर दोबारा कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काटी। अब तक रात के 11:30 बज चुके थे। ठीक इसी समय 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बिहार पुलिस के कुछ जवान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि पास के गांव में आग लगी है। उन्हें ऊंची ऊंची लपटें दिख रही थी। पुलिस के जवान फौरन उस तरफ चल पड़े, लेकिन कुछ दूर बाद ही पता चला कि गांव पहुंचने के सारे रास्ते ब्लॉक हैं। रास्तों के बीच गड्ढे खोद दिए गए हैं और पेड़ काटकर रास्ते में गिरा दिए गए हैं। इसके अलावा शायद रास्ते में माइंस भी फिट की गई थी, क्योंकि आगे रास्ते में कई जगह रुक रुक कर धमाके भी हो रहे थे। पुलिस आगे बढ़ ही नहीं पाई, लेकिन इसी बीच गया के एसपी को वायरलेस पर मैसेज जरूर मिल गया, साहब टेकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली हमला हो गया है, घरों में आग लगा दी है, नक्सली फायरिंग कर रहे हैं, जल्दी फोर्स भेजिए। सूचना मिलते ही एसपी सुनील कुमार फौरन 20-25 पुलिस वालों को लेकर 12 गांव के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद गांव के मुहाने पर ही उनकी नक्सलियों से झड़प हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में 4-5 पुलिस वालों को गोली भी लग गई और नक्सली भागने में सफल रहे। नक्सलियों के भागने के बाद पुलिस सुबह 3 बजे गांव में घुस पाई। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था, लोग बदहवास थे, घर के घर जल रहे थे। पुलिस नहर की तरफ गई और टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कई अधकिटी लाशें बिखरी पड़ी थी। खेतों में हर जगह खून ही खून दिख रहा था। पुलिस को वहां कई लाल पीले पर्चे मिले जिन पर लिखा था एमसीसी जिंदाबाद। अगर जमींदारों ने हमारे कैडर के लोगों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किया तो यही अंजाम होगा, और ज्यादा हमले होंगे, लाल सलाम जिंदाबाद। फिर पुलिस ने एक एक करके लाशों को हटाना शुरू किया। 10-12 लोग जिंदा मिले। गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों में जख्म के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी। शायद अंधेरे में नक्सली उन्हें मरा समझ बैठे थे। एसपी सुनील कुमार ने फौरन थाने से गाड़ी बुलवाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब तक सुबह के 5 बज गए थे। अंधेरा छट चुका था। गया के साथ साथ औरंगाबाद और जहानाबाद से भी पुलिस की टीम गांव पहुंच चुकी थी। एसपी के साथ साथ मगध रेंज के डीआईजी भी पहुंच गए थे। जब लाशें गिनी गई तो कुल 35 लोग मारे गए थे। मरने वालों में जवान से लेकर बुजुर्ग थे और सभी के सभी भूमिहार थे। 12 नरसंहार के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। बिहार में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। ये वो दौर था जब नक्सली जिस जमीन पर लाल झंडा गाड़ देते थे वो उनकी हो जाती थी। अपनी जमीनें बचाने के लिए बाकी जातियों ने भी अपने अपने जातीय संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। जाति के नाम पर कई हथियार बंद सेनाएं बन चुकी थी। इनमें भूमिहारों की ब्रह्मर्षि सेना, राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरी सेना थी। हथियार बंद सेनाएं बनने के साथ ही राज्य में जातीय नरसंहार का दौर भी शुरू हो चुका था। ऐसा ही एक नरसंहार 23 दिसंबर 1991 को गया जिले के बड़सिम्हा गांव में हुआ था, जिसमें 11 दलितों की हत्या कर दी गई थी।
इस हत्याकांड का आरोप लगा था एसएलएफ यानी स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट पर, जिसका कमांडर था रामाधार सिंह। सुबह होते होते बाड़ा गांव पुलिस छावनी में बदल गया था। एयरलिफ्ट करके दिल्ली से पैरा मिलिट्री के जवान बुलाए गए। दोपहर में मुख्यमंत्री लालू यादव बाड़ा पहुंचे। वो नरसंहार वाली जगह जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई। लालू मुर्दाबाद, वापस जाओ के नारे के साथ ही महिलाओं ने मुख्यमंत्री को मारने के लिए लाठी डंडे तक उठा लिए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद लालू पटना लौट गए। जगन्नाथ मिश्र और पूर्व सीएम भागवत झा आजाद ने लालू सरकार और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया कि बाड़ा नरसंहार से 2 दिन पहले पुलिस ने गांव जाकर सभी लाइसेंसी और देसी हथियार जब्त कर लिए थे। गांव के नजदीक ही एक पुलिस चौकी भी थी, उसे भी नरसंहार के ठीक पहले हटा दिया। यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया। हालांकि सरकार और प्रशासन इन आरोपों को खारिज कर दिया था। जगन्नाथ मिश्र ने तो अपनी ही पार्टी के नेता सीताराम केसरी पर भी आरोप जरा कि केसरी ने ही बरसिम्हा में भाषण देकर लोगों को उकसाया था। अब आपको फिर से बता देते हैं कि बरसिम्हा वही गांव था जहां हुई 11 दलितों की हत्या का आरोप रामाधार सिंह की एसएलएफ पर था। इस हत्याकांड की कहानी शुरू होती है 80 और 90 के दशक से, जब बिहार में मंदिर आंदोलन और जातिगत आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। पिछड़े तबके के लालू यादव सीएम बन गए थे और सवर्णों को लगने लगा था कि जल्द ही सत्ता से वे बेदखल हो जाएगी। तब भूमिहार जाति से आने वाले महेंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद थे। दबंग छवि के थे, लोग उन्हें किंग महेंद्र कहते थे। उन्होंने ही भूमिहारों की निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ को आर्थिक और राजनीतिक सपोर्ट देना शुरू किया था, जिसके चलते बहुत जल्द एसएलएफ के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी और जहानाबाद रीजन में उसका दबदबा भी कायम हो गया था। रामाधार सिंह एसएलएफ का कमांडर था। वह खुले तौर पर कहता था कि उसने 100 नक्सलियों की हत्या की है। वह अपने समर्थकों से कहता था, मेरा इतिहास मजदूरों की चिता पर लिखा जाएगा। सितंबर 1991 की बात है। जहानाबाद जिले के 52 बीघा में 6 दलित मजदूरों की हत्या कर दी गई। आरोप रामाधार सिंह पर लगा। पुलिस की चार्जशीट में भी रामाधार सिंह का नाम था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हुआ। इसको लेकर लेफ्ट संगठनों ने जहानाबाद में जगह जगह प्रोटेस्ट किए। प्रशासन का दबाव बढ़ा तो एसएलएफ ने जहानाबाद के बजाय गया में फोकस करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1991 में एमसीसी के 9 लोग मारे गए। आरोप फिर से रामाधार सिंह पर लगा। इसके बदले एमसीसी ने भी रामाधार सिंह के 3 लोगों की हत्या कर दी। तब रामाधार सिंह ने नारा दिया, 1 के बदले 3 को मारेंगे। ठीक 2 महीने बाद बाड़ा के पास ही बरसिम्हा गांव में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। आरोप भूमिहारों के संगठन एसएलएफ पर ही लगा। 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस हत्याकांड के विरोध में 15 जनवरी 1992 को एमसीसी के लोग गया में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच रामाधार सिंह के खास सहयोगी हरिद्वार सिंह ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में खूनी झड़प शुरू हो गई। एमसीसी कैडर्स की संख्या ज्यादा थी तो उन्हें लगा कि वे एसएलएफ के लोगों को मार देंगे, पर अचानक ही हरिद्वार सिंह की तरफ से सैकड़ों लोग आ गए और एमसीसी कैडर्स को जान बचाकर भागना पड़ा। एमसीसी वालों ने कहा कि ये हरिद्वार सिंह के पक्ष में अचानक आए हुए ये लोग बाड़ा गांव के थे। सुरेंद्र यादव तब बेलागंज से जनता दल के विधायक थे। गया में उनका दबदबा था, लोग उनसे डरते थे। गया के डीएम एसपी सुनील कुमार और मगध रेंज के डीआईजी बलवीर चंद के दबाव के चलते सुरेंद्र यादव की दबंगई चल नहीं पा रही थी। इससे सुरेंद्र यादव परेशान थे। वे कैसे भी करके इन अधिकारियों का तबादला करवाना चाहते थे। इसके लिए सुरेंद्र यादव ने हथियार बनाया सीएम लालू यादव के एक फरमान का। दरअसल सरकारी फरमान था कि जिस एरिया में नरसंहार होगा वहां के डीएम और एसपी हटा दिए जाएंगे। सुरेंद्र यादव ने सोचा कि अगर यहां एक नरसंहार हो गया तो गया को इन अधिकारियों से छुटकारा मिल जाएगा। एमसीसी में सुरेंद्र यादव की अच्छी खासी पैठ थी। उसने बाड़ा गांव के पास के ही एमसीसी कमांडरों के साथ एक गांव में बैठक की और बोला, भूमिहारों ने हमारे गरीब मजदूरों की महिलाओं को अपने खेतों में काम पर लगा रखा है। जब तक हम अपने खेतों में उनके घरों की महिलाओं को काम पर नहीं लगाते, बदला पूरा नहीं होगा। इसकी रिकॉर्डिंग का ऑडियो टेप बरसिम्हा और उसके आसपास के गांव में सुनाया गया। सुरेंद्र एमसीसी के लोगों को समझा रहा था, जब तक यहाँ के अधिकारी नहीं बदलेंगे तब तक बरसिम्हा नरसंहार के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। इन अधिकारियों को हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बीच 12 फरवरी 1992 में एमसीसी को खबर मिली कि रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह बाड़ा गांव में रुके हुए हैं। इसलिए हमले के लिए उन लोगों ने 12 तारीख की रात चुनी।
हालांकि यह खबर झूठी थी क्योंकि रामाधार 9 फरवरी से ही पटना में थे। अब एमसीसी कैडर को यह झूठी खबर किसने दी, यह कहना मुश्किल भी है और आसान भी। इसी झूठी खबर के आधार पर नक्सलियों ने कमांडर किरानी यादव के साथ बारा में भूमिहारों के नरसंहार को अंजाम दिया। बारा नरसंहार मामले में टिकारी थाने में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में इसमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े गए। हालांकि ट्रायल सिर्फ 13 लोगों का हुआ, इनमें 9 दलित थे, बाकी आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। 8 जून 2001 गया की स्पेशल टाडा अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया। 4 को फांसी और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगले साल यानी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2009 में कोर्ट ने 3 और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब कुल 4 दोषियों को ही फांसी की सजा रह गई थी। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन चारों दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। 2015 में नरसंहार का मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव यानी किरानी यादव पकड़ा गया, जो 1992 से ही फरार चल रहा था। 2023 में गया की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कहा गया कि किरानी यादव ने अकेले 12 लोगों की हत्या की थी। इस बीच बदले की आग में जल रहे सवर्णों ने भी कई निजी सेनाएं बना ली थी। 12 नरसंहार के बाद भूमिहारों और अगड़ी जाति के सवर्णों ने सितंबर 1994 में रणवीर सेना बनाई। भोजपुर के बेलाउर गांव में इसकी नींव रखी गई। दूसरे शहरों से नौकरी छोड़कर सवर्ण लड़कों ने रणवीर सेना ज्वाइन कर ली थी। उन्हें उनकी जाति के रिटायर्ड फौजियों ने ट्रेनिंग दी। इसके बाद बिहार में दोनों तरफ से जातीय नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। कई जातीय नरसंहार हुए। बिहार के अतीत से जुड़ी ऐसी ही भयावह घटनाओं की कहानी सुनाने मैं आता रहूंगा आपके अपने चैनल द लैंप पर। जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार।